Now we have this heading. Based on that we have this question. पहले थोड़ा सा थ्योरी में ब्रीफ कर दूं, फिर क्वेश्चन पर आकर के बात कर लेंगे। यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है अबाउट सेंट्रल फोर्स एंड अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और यहाँ पर एक मास है m और एक मास है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको m1 कह लो, यहाँ पर इसको m2 कह लो। तो ये सारे ही लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन दे विल अट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो b है वो अट्रैक्ट होगा a की तरफ। यहाँ पर ऐसे आप बना सकते हैं, और अगर मैं ऐसे ना बनाऊँ, मैं अगर इसे ऐसे बनाऊँ तो बताइए क्या ये m2 अट्रैक्ट होता हुआ माना जाएगा? अगर मैं इसे ऐसे ना बनाऊँ, मैं अगर इस m2 पर लगने वाले फोर्स को ऐसे बनाऊँ तो क्या अट्रैक्ट होते हुए माना जाएगा? अट्रैक्शन तो यहाँ हर एक केस में है, लेकिन इस वाले केस में समथिंग स्पेशल है। क्या स्पेशल है कि जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है वो ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन पे लाई कर रहा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है और यहाँ भी ऐसा नहीं है। तो जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर कहा जाता है कि फोर्स सेंट्रल है। हालांकि इस सेंट्रल फोर्स की ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, मैं भी थोड़ी देर में आपको कंप्लीट बात भी बताऊंगा। बट अभी जो मैंने बताया उसको आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर जो एफ हो, फोर्स का जो डायरेक्शन हो एफ कैप, वो आर कैप की डायरेक्शन में हो। आई मीन यहाँ पर एफ फोर्स की डायरेक्शन और आर इसकी पोजीशन, इसके रिलेटिव में उनके बीच में कोई एंगल ना हो। कोई एंगल का मतलब अगर यहाँ पर हम बात करें तो एंगल या तो 0 होगा या तो 90 होगा, सॉरी या तो 0 होगा या तो 180 होगा। मतलब अगर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि ये जो कहानी है चार्ज के लिए भी इक्वली वैलिड होती है, और चार्ज के केस में चार्ज लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं, वहाँ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। बट अगर एंगल 0 या 180 के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ और यहाँ हो रहा है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि वी से कि जो आपका फोर्स है वो क्या कहते हैं, सेंट्रल नहीं है। ऐसा आप एक पॉइंट सेंट्रल फोर्स के लिए याद कर सकते हैं। सेंट्रल फोर्स के लिए मैंने कहा केवल एक ही बात सफिशिएंट नहीं होती है, मोस्टली लोग इतना ही बोल करके आगे निकल जाते हैं। एक और बात होती है क्या कि जैसे दूसरा पॉइंट आप नोटिस करें क्या कि जो ये फोर्स है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या ये ऐसा लिखा हुआ है कि जी m1 m2 देन थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे हम कूलम्बिक फोर्स की बात करें तो वो होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें भी कहीं थीटा नहीं आ रहा है। जबकि अगर हम डाइपोल की वजह से बात करें तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसकी वजह से जो फोर्स होता है उसको अगर आप नोटिस करें तो वो केवल आर पे नहीं थीटा पे भी डिपेंड करती है। ये बात अगर आपको पता होगी फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल तो बेहतर समझ पाएंगे, नहीं तो फिलहाल के लिए इतना मानो कि केवल इतना कहना कि जो ये फोर्स है ये आर कैप या लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लाई करे तो वो फोर्स सेंट्रल होगा, सफिशिएंट नहीं है। ये नेसेसरी कंडीशन तो ज़रूर है बट सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन ये है कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ओनली आर पे डिपेंड करना चाहिए, थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसको ज़्यादा एडवांस वे में अगर कहें तो कहा जाता है कि ये सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए फोर्स, थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब इन दोनों बातों को अगर कलेक्टिवली हम लिखें मैथमेटिकली तो ऐसा कहा जाएगा कि जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर f है तो वो ओनली r पे डिपेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि f जो है वो r और थीटा दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड अबाउट डायरेक्शन, ये r कैप की डायरेक्शन के अलॉन्ग होना चाहिए, r कैप से कोई एंगल 30 60 इस तरह का नहीं बनना चाहिए। जो आपका फोर्स है और जो r कैप है उसके बीच में एंगल या तो 0 होना चाहिए या 180 होना चाहिए। ये मैंने आपको डिफ़ाइन किया क्या कहते हैं सेंट्रल फोर्स है। अगर सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन में हम इतना ही मान के चलें तो गलत हो जाएगा। फिर इन दैट केस जो आपका फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव नहीं होगा। दरअसल ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है लोगों में कि कहते हैं लोग बताओ कि सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं या नहीं।
तो ऐसे लोगों से पहले ही आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि आपके हिसाब से सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन क्या है। अगर वो कह रहे हैं सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है, इन दैट केस उनके लिए सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। वो लोगों को फिर आप बोलेंगे कि अगर सेंट्रल फोर्स टुगेदर विद स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो फिर वो कंजर्वेटिव भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑल्दो अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो सेंट्रल फोर्स वो है जो ये दोनों ही कंडीशन फॉलो करे, और यहाँ पर इन दैट केस ऑल द सेंट्रल फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। आपको आई थिंक कंजर्वेटिव फोर्स जरूर पता होगा वो क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो वाले फोर्स होते हैं जो हीट वगैरह जनरेट नहीं करते हैं, जैसे फ्रिक्शन वगैरह आपने कहीं देखा हो लगते हुए, जो अगर वो वर्क कर रहा हो तो मैकेनिकल एनर्जी फिर कंजर्व नहीं रहती है, उसका डेसिपिएशन होता है और बदले में हीट जनरेट होती है। तो फ्रिक्शन हियर इज़ अ काइंड ऑफ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स के बीच में आपको कनेक्टिविटी क्लियर हुई। सेंट्रल फोर्स ये वो फोर्स हैं जो इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, और ऑल द सेंट्रल फोर्स इफ़ वी आर ओबेइंग दिस डेफिनेशन मस्ट बी कंजर्वेटिव। ये रूल की तरह से आप उसको मान के चलेंगे। और अब आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। कह रहे हैं इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन। मतलब ये जो कह रहे हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन, ये बता रहे हैं कि कंजर्वेटिव है ये। मतलब इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन की जगह इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव, असर्शन का ये मतलब है। तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन में इन्होंने कहा है कि एवरी फोर्स इनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जैसे अभी मैंने कहा फ्रिक्शन की बात की, तो फ्रिक्शन ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, और यहाँ पर जो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं जिनमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, फिर उनमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जा सकती। पोटेंशियल एनर्जी आपने स्प्रिंग फोर्स की सुनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, बट क्या कभी आपने फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी सुना है? नहीं। फ्रिक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जा सकती। रीजन बीइंग ऑफ फ्रिक्शन हियर इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि एवरी फोर्स इनकाउंटर्ड इज इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये कह रहे हैं एवरी फोर्स इनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स इज नॉट कंजर्वेटिव। तो रीज़न भी सही है, बिल्कुल सही बात है कि मैकेनिक्स में फ्रिक्शन जैसे भी फोर्सेज हैं और ये कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकती है। तो सही तो रीज़न भी है, लेकिन रीज़न में ऐसा इन्होंने कहीं नहीं कहा है कि सेंट्रल फोर्स जो होता है वो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, और इस वजह से यू कैन से कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है या कंजर्वेटिव होता है। तो रीज़न असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑल्दो रीज़न करेक्ट है। तो ए एंड आर असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा।